जय हिंद। अगले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से कुछ प्रश्न को देखे थे। आगे अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। यह है लेड नाइट्रेट। इसको गर्म करना है, तो इसको गर्म करने पर बनता है PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए, PbO नहीं दिया हुआ है, NO2 और ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह एक वियोजन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही बच्चे इसे नोट कर ले जाएंगे। यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया भी है, यानी विघटन अभिक्रिया है। देखिए, इधर लेड नाइट्रेट अकेले ताप के द्वारा टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल रहा है, यानी 1, 2 और 3 नए पदार्थों में बदल रहा है, इसलिए यह विघटन अभिक्रिया भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि Fe2O3 फेरसोफेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो यह अभिक्रिया किस प्रकार का एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बताए थे अगला वीडियो में कि जब कोई यौगिक का जलीय विलयन और कोई तत्व आपस में अभिक्रिया करता है और उसको विस्थापित करके खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि एल्युमिनियम यहाँ ऑक्सीजन को विस्थापित करके लोहा की जगह खुद स्थान ग्रहण कर रहा है, तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, एक एकल विस्थापन होता है, एक द्वि विस्थापन होता है। तो देखिए, एकल विस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ एक निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। देखिए, बिना ज्वाला के यानी जिसमें लौह न निकले, तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो मोमबत्ती जलता है तो लौह निकलता है, केरोसिन तेल भी जलता है तो लौह निकलता है, मीथेन भी जलता है तो लौह निकलता है, परंतु कोयला जलता है तो सिर्फ हीट देता है, लौह नहीं निकलता। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ऑक्सीकारक मतलब होता है वह पदार्थ जिसके द्वारा ऑक्सीकरण की घटना घटित होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण की घटना घटित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन यानी Cl। आपको याद करना है कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H2SO4, ये सभी एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। देखिए, आपको बताए होंगे कि LPG यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस ये कहा जाता है। इसमें आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन कौन है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि LPG में गंध होता नहीं है, तो इसके रिसाव को पता लगाने के लिए
किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। चलिए इसमें आप लोग बताएंगे। इसके रिसाव को पता लगाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रव्य पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव, एक ही क्वेश्चन आ गया, ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जलीय विलयन ये जो लिक्विड होता है उसे AQ द्वारा, ठोस होता है उसे S द्वारा, और जो गैस होता है इसे G द्वारा दर्शाया जाता है। तो AQ कहाँ लिखा हुआ है, AQ ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसे बढ़िया से उतार लेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी उसके निगेटिव है, फोटोग्राफी के निगेटिव पर किस यौगिक का लेप लगा होता है। तो इसका आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिख कर बताएंगे, ऑप्शन नंबर B। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात होता है। यहाँ पर कट रहा है क्वेश्चन। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात होता है, यानी ये कह रहा है कि जल का जो सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है। तो यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन का संख्या 2, ऑक्सीजन का संख्या 1, यानी 2:1। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C यानी 2:1 होगा। इसी को यदि उलट कर पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, तो 1:2। और यदि इसमें एक प्रश्न और देता है, इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि जल यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2:2 हो जाएगा इसका द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, यानी इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1:8। ये द्रव्यमान का अनुपात हो गया। चलिए इसे सब लिख लेंगे। अगला प्रश्न, भखरा चूना को जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाता है, दीवार का चमक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण होता है। देखिए जब हम लोग जो दीवार को पोतते हैं उसमें CaO को जल से अभिक्रिया कराया जाता है, यानी H2O से मिलाया जाता है, तब यह बनता है Ca*OH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना को दीवारों पर लगाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से अभिक्रिया करके CaCO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, CaCO3 बना लेता है, CaCO3 बना लेता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर B, यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है तो दीवार चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे सब बच्चे याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे। कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखें, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A। आप लोग बताएंगे कि द्रव्यनांक किसे कहेंगे, लिखकर बताएं कि द्रव्यनांक किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कल बताए थे आपको पहला वीडियो में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहता है, किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होता है जिसका अभिक्रिया करने पर उससे ऊष्मा निकले, यानी ऊष्मा की प्राप्ति हो। तो देखिए यहाँ कहता है कि जल का वाष्पन ऊष्माक्षेपी नहीं है, क्योंकि जल को वाष्पित करने के लिए इसे में और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, क्योंकि अम्ल को जब जल से मिलाया जाता है तो ऊष्मा निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। देखिए दहन अभिक्रिया कौन है, या पहले बताने से पहले आपको ये बता देते हैं। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी जो नया पदार्थ बनता है वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, यानी उसका गुण भी अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या कहता है, उबलता हुआ जल। देखिए जल को आप जमा दीजिए या उबालिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन ये गलत है। मोम का पिघलना, मोम को पिघलाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वो मोम ही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनता है। परंतु जब पेट्रोल को जब जलाते हैं तो यह CO2 में बदल जाता है, जो एक नया पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यह जो अभिक्रिया है एक कैसा अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ क्लोरीन जो है पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और आयोडीन को बाहर कर देता है। तो आपको बताए थे कि कोई तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करके उसके मूलक को विस्थापित कर दे और खुद स्थान ग्रहण कर ले तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और यह एक एकल विस्थापन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया कहाँ है। तो विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी में है। द्विविस्थापन नहीं मारेंगे, क्योंकि द्विविस्थापन में दोनों जलीय यौगिक होता है, यौगिक का जलीय विलयन होता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। और एक यहाँ से और हम लोग सीख सकते हैं कि जो क्लोरीन है, यानी क्लोरीन Cl जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, यह अधिक अभिक्रियाशील है किससे, आयोडीन से। चलिए ये लिख लेंगे कि क्लोरीन जो होता है आयोडीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। देखिए संतुलित समीकरण मतलब होता है कि अभिकर्मक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो देखते हैं कौन किस में बराबर है। देखिए यहाँ गिन के हम लोग देख सकते हैं कि F ही यहाँ 1 है, F ही यहाँ भी 1 है। चलिए ठीक है, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन 1, ये तो गलत, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4, तो इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इधर ऑक्सीजन भी 2 है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब गलत होगा। देखिए यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 2 है, ये गलत हो गया। यहाँ पर पोटेशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग गिन के देख लेंगे कि कितना तत्व अभिकारक में है और कितना तत्व उत्पाद में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं उसे किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, सरल सूत्रों के रूप में। यहाँ आंसर होगा समीकरणों के रूप में। जो रासायनिक अभिक्रिया जो लिखा जाता है समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। सब लोग बच्चे इसे याद कर लेंगे क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जैसे ही हम अगला प्रश्न करें आप लोग खुद अपना मन से इसका आंसर दे दें और देखें कि सही होता है या नहीं। देखिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की एक अभिक्रिया है। तो कुछ पहले बता देना चाहते हैं हम कि जब शरीर में भोजन पचता है तो वह एक प्रकार का विघटन अभिक्रिया है।
विघटन और ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है, तो यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पचना सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण के रूप में ही आता है, तो हम लोग ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज बहुत सारा प्रश्न है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। और आज रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण का पूरा प्रश्न देख लेंगे, इतना से अधिक प्रश्न नहीं आने वाला। देखते हैं कि यह जो अभिक्रिया है, यानी जो अभिक्रिया है के संबंध में कौन सा नीचे जो कथन लिखा हुआ है सत्य है। पहले इस अभिक्रिया को अपनी नज़रों में रख लें और ऑप्शन को पढ़ें। कहता है कि CO2 ऑक्सीकृत होता है। CO2, देखिए CO2 ऑक्सीकृत होता है, गलत। यहाँ देखिए ZNO ऑक्सीकरण होता है, ये भी गलत। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, गलत। अवकरण नहीं हो रहा है, इधर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में अधिक कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गया है। कहता है जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है और उत्पाद में देखते हैं कि ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन। तो ऑप्शन नंबर डी सही बचे। इस प्रकार का प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है, तो इस प्रकार का प्रश्न को ध्यान में रखेंगे सब बच्चे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन, देखिए उभय विस्थापन मतलब हुआ द्वि विस्थापन, उभय मतलब द्वि विस्थापन। तो निम्नलिखित में कौन सा जो समीकरण है जो उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। पहचानने का सबसे आसान तरीका, यदि अभिकारक यानी अभिक्रमक की तरफ दोनों पक्ष, दोनों जो है, दोनों तत्व या यौगिक है जो जलीय विलयन का यौगिक होना चाहिए, यानी यौगिक होना चाहिए, एक तत्व नहीं। एक तत्व यौगिक रहेगा तो एकल विस्थापन हो जाएगा, यदि दोनों यौगिक है तो वह द्वि विस्थापन होगा। तो यहाँ देखते हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में जो है दोनों यौगिक है, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए पहले तो इसका हम लोग समीकरण देखेंगे। समीकरण होता है CaCO3, कल भी बताए थे आप लोग को। और इसको यदि गर्म करेंगे यानी गर्म किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। ये सबसे अधिक बार प्रश्न आया है, सब इसको बढ़िया से ध्यान में रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये। कहा यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए जब कोई एक पदार्थ ताप के द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ में बट जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में अपघटन है। देखिए वियोजन जो है वही अपघटन भी है, इसी को कहा जाता है वियोजन। चलिए पेन अच्छा से काम नहीं कर रहा है, अब आप लोग सुन कर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है यानी ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें से ऊष्मा निकल रहा है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आंसर इसका हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यदि ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता तो क्या हो जाता, ऊष्मा शोषी हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़िया सीखे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि तेल को, कोई भी तेल, ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना होता है तो आपको नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर याद रहे
आप ये भी पढ़े थे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, कोई भी पैकेट बंद पदार्थ को यदि आप अधिक दिन तक सुरक्षित रखना चाहते थे तो उसमें कौन सा गैस भरते थे? नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। सभी बच्चे लिख कर ये बताएंगे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, लिख कर बताएंगे और कॉपी पर लिख ले जाएंगे। सब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बोलते हैं सब उतार लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। और यहाँ से हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं। यदि कोई जूस, कोई किसी फल का जूस या अचार या चटनी, ये सब को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना होता है तो हम लोग उसमें सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये लिख लें। अधिक दिनों तक चटनी या सॉस वगैरह को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट, लिख लें, सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यह समीकरण कह रहा है कि यह जो समीकरण है जो निम्न में से कौन सी भी क्रिया को दर्शाता है। ये जो समीकरण है किस प्रकार का अभिक्रिया को दर्शा रहा है? देखिए यहाँ पर एक यौगिक है और दूसरा तत्व है। एक यौगिक और एक तत्व यदि हो तो वहाँ पर विस्थापन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो देखते हैं हम लोग कि विस्थापन अभिक्रिया कहाँ पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया सबसे अधिक बार आता है। तो आप लोग इसे एकदम बढ़िया से याद कर लें कि यदि दोनों यौगिक हो तो द्विविस्थापन हो जाएगा, और एक यौगिक और एक तत्व उपस्थित हो अभिकर्मक की तरफ तो वह एकल विस्थापन होता है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि यह जो अभिक्रिया है निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? देखिए NH3 यानी यह अमोनिया का सूत्र है NH3, और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो यह NO और H2O बनाता है। देखिए तो यह किस प्रकार का एक अभिक्रिया है? तो नाइट्रोजन NH3 यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का करता है कि इसको हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कह रहा है कि संश्लेषण, विस्थापन, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होगा। क्या होगा? विस्थापन, क्योंकि यह एक क्या है? यौगिक है, यह एक क्या है? तत्व है। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज बहुत क्वेश्चन करना है, चलिए जल्दी थोड़ा। यह जो अभिक्रिया है किस प्रकार का, माने इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? ये गलत लिखा हुआ है, CaO होगा। देखिए हम लिख लेते हैं फिर से, CaO प्लस H2O बराबर Ca इंटू OH का होल ट्वाइस। सॉरी गलती लिखा है, PDF में गलती था। चलिए सब सुधार लेंगे। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया है। सब बच्चे इसे बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब चूना जल से भी क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो देखते हैं। ये कहता है कि यह संयोजन और ऊष्माक्षेपी है। तो देखिए जब इसमें से ऊष्मा भी निकलता है, आपको बहुत बार बताए होंगे कि जब चूना को जल में डालते हैं तो इसमें से ऊष्मा भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं
तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए यहाँ पर ऊष्मा भी निकल रहा है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। कहा कि मान लीजिए कि कोई तत्व ए कोई बी, रासायनिक समीकरण का एक हम उदाहरण ले लेते हैं C+D, ऐसा है। और कहता है कि दोनों तरफ का परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह किस प्रकार का समीकरण होगा। आपको बताए थे कि जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं के द्रव्यमान बराबर हो जाता है तो वह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ये तो असंतुलित है, तो ऑप्शन नंबर बी में है संतुलित। तो ऑप्शन नंबर बी संतुलित अभिक्रिया होगा। और यदि अलग बराबर ना हो तो वह असंतुलित हो जाता है। अगला देखिए यह प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 सब लोग बताएंगे कि बेरियम का वैलेंसी कितना होता है। अगला प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर बनता है BaSO4 प्लस और यह एक अपक्षेप के रूप में नीचे होता है, याद रहे यह एक अपक्षेप के रूप में होता है, प्लस HCl। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि जब दो यौगिक का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करे और एक अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो, उसमें एक अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो तो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस समीकरण को भी सब लोग लिख लेंगे, बताए भी थे क्लास में, सब लोग लिख लेंगे। जब अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो पौधा जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश बिना सूर्य के प्रकाश के बिना अभिक्रिया नहीं हो सकता है। तो यह क्या होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका और एक उदाहरण दिए थे हम आपको कि फोटोग्राफी पर कौन सा अभिक्रिया प्रकट होता है। तो वहाँ पर भी आंसर था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए कहता है, तो यहाँ पर जो आप जानते थे कि दोनों तरफ का द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है द्रव्यमान कहाँ है, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है। नहीं, गलत, क्योंकि सोडियम पर धन आवेश है और एनोड पर भी धन आवेश होता है, इसलिए यह एनोड पर मुक्त नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा डी, क्योंकि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। एनोड पर धन आवेश और क्लोरीन पर ऋण आवेश होता है। अब जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। चलिए अगला प्रश्न, इसे भी नोट कर लेंगे सब बच्चे।
रिडॉक्स अभिक्रिया, देखिए यहाँ रेडॉक्स होना चाहिए, रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में कहा कि रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी पूछ रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो आपको बताए थे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की घटना साथ साथ घटित हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए कह रहा है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ घटित होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज प्रश्न समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न, अगला वीडियो जो आएगा वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर होगा, उसे देखना न भूलें। इस वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।